लीजिए सुनिए बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के पहले खंड के पहले परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। संवत 1176 की ग्रीष्म ऋतु का समय है। कड़ाके की धूप पड़ रही है। बंगाल के पदचिन्ह नामक गांव में घर तो बहुत हैं, पर आदमी कहीं नहीं दिखाई पड़ते। बाजार में कतार की कतार दुकानें हैं। हाट में छपारियों का तांता सा लगा हुआ है। हर टोले मोहल्ले में सैकड़ों मिट्टी के बने मकान नजर आते हैं। बीच बीच में छोटी बड़ी अटारियां भी दिखाई देती हैं, पर आज सब जगह सन्नाटा छाया हुआ है। बाजार की दुकानें बंद हैं। दुकानदार किधर भाग गए हैं पता नहीं। आज हाट का दिन है तो भी हाट नहीं लगी। आज सदावर्त का दिन है, पर भिखमंगे भिक्षा लेने के लिए घर से बाहर निकले ही नहीं। जुलाहों ने आज कपड़ा बुनना छोड़ दिया है और घर के एक कोने में बैठे हुए रो रहे हैं। व्यापारी अपना रोजगार छोड़ बच्चे को गोद में लिए आंसू बहा रहे हैं। दाताओं ने दान देना बंद कर रखा है। पंडितों ने पाठशाला बंद कर दी है। शायद दूध पीते बच्चे भी खुलकर रोने का साहस नहीं करते। राजपथ पर आदमी चलते फिरते नहीं नजर आते। सरोवरों पर कोई स्नान करने वाला नहीं दिखलाई देता। घर के दरवाजों पर कोई आदमी बैठा नहीं दिखता। पेड़ों पर पंछी न रहे। चरागाहों में गौएं चरती नहीं दिखती। हाँ, शमशान में सियारों और कुत्तों की पलटन तैयार है। एक बड़ी सी अट्टालिका के बड़े बड़े छड़दार खंभे दूर से उस गृहारण्य में शैलशिखर की तरह शोभा दे रहे हैं, पर यह शोभा भी कोई शोभा है? दरवाजे बंद हैं। घर में कोई आदमी नहीं मालूम पड़ता। किसी तरह की आहट नहीं सुनाई देती। शायद हवा भी विघ्नों के भय से उस घर में प्रवेश करती हुई डरती है। मकान के भीतर इस दोपहर के समय भी अंधेरा छाया है। उसी अंधेरे घर के एक कमरे में एक अति सुंदर स्त्री और पुरुष बैठे हुए सोच सागर में डूब उतरा रहे हैं। उनके सामने प्रलय का दृश्य उपस्थित है। संवत 1174 में फसल अच्छी नहीं हुई, इसलिए 1175 में चावल की बड़ी महंगी रही। प्रजा घोर विपद में रही, लेकिन राजा ने अपनी मालगुजारी पाई पाई वसूल कर ली। मालगुजारी बेबाक कर बेचारी दरिद्र प्रजा ने एक ही वक्त खाकर दिन बिताए। 1175 में अच्छी बरसात हुई। लोगों ने सोचा कि चलो इस साल तो देव की कृपा हो गई। आनंद से फूल के ग्वाले खेतों में गीत गाते हुए दिखाई देने लगे। गृहस्थों की स्त्रियां अपने स्वामी से चांदी के गहने गढ़ा देने के लिए मचलने और हठ करने लगीं। यकायक आश्विन के महीने में विधाता बाम हो गए। आश्विन और कार्तिक में एक बूंद भी जल न पड़ने से खेतों के धान सूख कर खाक हो गए। किसी किसी के 1-2 बीघों में धान नहीं सूखने पाए थे, पर वे सब राजा के नौकरों ने सैनिकों के खर्च के लिए खरीद लिए। अब तो लोगों को अन्न मुहाल हो गया। पहले तो लोगों ने कुछ दिनों तक एक ही बेला भोजन किया, फिर एक ही बेला आधा पेट खाकर बिताया। इसके बाद दोनों बेला उपवास करने लगे। चैत में थोड़ी बहुत रबी पैदा हुई सही, पर वो भी सबके खाने भर को न हुई। इतने पर भी सरकारी तहसीलदार मोहम्मद रजा खान ने इसी मौके को अपनी खैरख्वाही दिखलाने के लिए अच्छा समझा और एक बारगी 10 रुपया सैकड़ा लगान बढ़ा दिया। सारे बंगाल में घोर हाहाकार मच गया। पहले तो लोगों ने भीख मांगनी शुरू की, पर भीख मिलनी भी मुश्किल हो गई। कौन किसे भीख देता? सब लगे उपवास करने। धीरे धीरे लोग बीमार पड़ने लगे। लोगों ने गाय गोरू बेच दिए, हल बैल बेच दिए, बीज के अन्न खा डाले, घर द्वार बेच डाला, जगह जमीन भी बेच दी। इसके बाद लड़की बेचना शुरू किया। फिर लड़के बिकने लगे। अंत में स्त्री बेचने की भी नौबत आ पहुंची, पर लड़का लड़की और स्त्री भी कोई कहाँ तक खरीदे। खरीददारों का ही टोटा हो गया। सब बेचने को ही तैयार नजर आने लगे। अन्न न मिलने पर लोग पेड़ के पत्ते नोच नोच कर खाने लगे। उससे हटे तो घास खाने लगे। जंगली पेड़ पौधों पर दिन काटने लगे। नीच और जंगली लोग तो कुत्तों बिल्लियों और चूहों को मार मार कर खाने लगे। बहुत से आदमी देश छोड़कर भाग गए, पर वे विदेश में ही अन्न के अभाव से मर गए। जो नहीं भागे उनमें से कितने अखाद्य भोजन से भूखे रहने के कारण रोगी होकर प्राण त्याग करने लगे।
मौका पाकर रोगों ने जोर पकड़ा। ज्वर, हैजा, क्षयी और चेचक का प्रकोप बढ़ गया। खासकर चेचक का तो बहुत ही जोर हुआ। घर घर में चेचक से मौत होने लगी। कौन किसे जल देता है, कौन किसे छूने जाता है। न कोई किसी की चिकित्सा करता है, न किसी को देखने जाता है। मरने पर कोई लाश उठाने वाला भी नहीं मिलता। लाशें घर में पड़ी पड़ी सड़ने लगीं। जिस घर में चेचक प्रवेश करती, उस घर के लोग डर के मारे रोगी को छोड़कर भाग जाते। इस ग्राम में महेंद्र सिंह बड़े धनी थे, पर आज धनी निर्धन सब एक ही भाव हो रहे हैं। इसी दुख की घड़ी में व्याधिग्रस्त हो उनके सभी आत्मीय स्वजन और दास दासी उन्हें छोड़कर चल दिए। कोई मर गया, कोई भाग गया। आज उनके बहुत बड़े परिवार में केवल उनकी स्त्री, एक छोटी कन्या और स्वयं वे रह गए हैं। इस समय हम उन्हीं का हाल लिखते हैं। उनकी पत्नी कल्याणी ने लज्जा छोड़ गौशाला में जाकर स्वयं अपने हाथों दूध दोहा, उसे गर्म कर कन्या को पिलाया और गौओं को घास और जल देने चली गई। उसके लौट आने पर महेंद्र ने कहा, इस तरह से कितने दिन चलेगा? कल्याणी ने कहा, बहुत दिन तो नहीं चलने का, पर जब तक चलता है चलाए जाती हूं। इसके बाद तुम लड़की को लेकर शहर में चले जाना। महेंद्र, जब शहर में गए बिना काम नहीं चलने का, तब फिर तुम्हें इतना दुख क्यों दूं? चलो अभी चलें। इस पर दोनों में खूब तर्क वितर्क होते रहे। अंत में कल्याणी ने कहा, क्या शहर में जाने से कोई विशेष उपकार होगा? महेंद्र, संभव है वो स्थान भी ऐसा ही जनशून्य हो गया हो और वहां भी प्राण रक्षा का कोई उपाय न हो। कल्याणी, मुर्शिदाबाद, कासिम बाजार या कलकत्ते जाने से प्राण रक्षा हो सकती है। अब तो ये स्थान अवश्य ही छोड़ देना चाहिए। महेंद्र, ये घर बाप दादों के समय से संचित धनों से परिपूर्ण है। इसे छोड़कर चले जाने से तो सब लुट जाएगा। कल्याणी, यदि घर में लुटेरे आ ही पड़ेंगे तो हम ही दोनों से रक्षा थोड़े हो सकेगी। जब प्राण ही न रहेंगे तब धन कौन भोगेगा? चलो अभी घर में ताला बंद कर चल दें। यदि प्राण बच गए तो फिर लौट आने पर इन सब चीजों की फिक्र करेंगे। महेंद्र, क्या तुम पैदल रास्ता चल सकोगी? पालकी वाले कहार तो सब मर चुके। यदि बैल हैं तो गाड़ीवान नहीं और गाड़ीवान हैं तो बैल नहीं। कल्याणी, मैं पैदल चल सकूंगी, तुम इसके लिए चिंता मत करो। कल्याणी ने मन ही मन सोचा कि यदि मैं रास्ता न चल सकी तो बहुत होगा, मैं मर जाऊंगी, पर ये दोनों बाप बेटी तो बच जाएंगे। दूसरे ही दिन सवेरे दोनों स्त्री पुरुष थोड़ा सा द्रव्य अपने साथ में ले घर में ताला लगा, गाय गोरू को खुला ही छोड़ कन्या को गोद में ले राजधानी की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर चलकर महेंद्र ने कहा, रास्ता बड़ा ही विकट है, पग पग पर लुटेरे मिलते हैं, खाली हाथ जाना ठीक नहीं। ये कह वे लौट पड़े और घर में से बंदूक और थोड़ी सी गोली बारूद ले ली। ये देख कल्याणी ने कहा, हथियार की भी अच्छी याद दिलाई। तुम जरा सुकुमारी को गोद में लिए रहो, मैं भी कुछ हथियार संग ले लूं। ये कह कन्या को महेंद्र की गोद में दे कल्याणी भी घर के अंदर जाने लगी। महेंद्र ने पूछा, तुम कौन सा हथियार संग ले चलोगी? घर में आकर कल्याणी ने एक छोटी सी डिबिया निकाली और उसे अपने कपड़े के अंदर छिपा लिया। उस डिबिया में जहर रखा हुआ था। विपत्ति के दिन है, न जाने कब क्या हो। यही सोचकर कल्याणी ने पहले से ही अपने पास विष रख लिया था। जेठ का महीना था। कड़ाके की धूप से पृथ्वी आग से भरी भट्टी की तरह दहक रही थी। दोपहर की लू आग की लपटों को मात करती थी। आसमान तपे हुए तांबे के चद्दर की तरह तप रहा था। रास्ते की धूल आग की चिंगारी बन रही थी। कल्याणी को राह चलते चलते पसीना आने लगा। वो कभी बबूल के पेड़ के नीचे, कभी खजूर की छाया में बैठकर सूखे हुए सरोवर का गंदला पानी पीकर बड़े कष्ट से रास्ता तय करने लगी। लड़की महेंद्र की गोद में थी। वे रह रहकर उसके मुंह पर हवा करते जाते थे। इस तरह चलते चलते उन्हें हरे हरे पत्तों से सुशोभित, सुगंधित कुसुमों से लदी हुई, लताओं से वेष्टित वृक्षों की सघन छाया मिली। दोनों ने बैठकर विश्राम किया। महेंद्र कल्याणी की श्रम सहिष्णुता देखकर विस्मित थे। पास में एक छोटा सा जलाशय था। उसमें वे अपना वस्त्र भिगो लाए और उसी जल से अपने मुंह हाथ पैर धोए।
कल्याणी का जी कुछ ठंडा हुआ, पर क्षुधा की ज्वाला से वे बड़े व्याकुल हो उठे। पर अपने पेट की उन्हें उतनी परवाह नहीं थी जितनी कन्या के लिए थी। उसे वे भूखी प्यासी नहीं देख सकते थे, इसलिए वे लोग फिर रास्ता चलने लगे। उसी भीषण आग की लू में चलते हुए वे सांझ होते होते एक चट्टी में आ पहुंचे। महेंद्र मन ही मन बड़ी आशा किए हुए थे कि चट्टी में पहुंचने पर स्त्री कन्या के मुंह में ठंडा पानी और प्राण रक्षा के लिए 4 दाने अन्न के पहुंचा सकेंगे। पर चट्टी में तो आदमी जन का कहीं पता ही नहीं है। बड़े बड़े घर हैं पर सब खाली पड़े हैं, आदमी सब भाग गए हैं। इधर उधर देखभाल कर महेंद्र ने स्त्री कन्या को एक घर में सुला दिया और आप बाहर आकर जोर जोर से आवाजें देने लगे, पर किसी ने उत्तर नहीं दिया। महेंद्र ने कल्याणी से कहा, तुम जरा साहस करके थोड़ी देर अकेली बैठी रहो, मैं जरा देखूं, कहीं भगवान की दया से गाय मिल जाए तो थोड़ा दूध दुहलाऊं। ये कह महेंद्र वहीं पर पड़ा एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा लिए बाहर निकले। अभी आप सुन रहे थे बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के पहले खंड का पहला परिच्छेद, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।